Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Samar, your educator at EduBiz Academy. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो शुरू कर चुके हैं. चैप्टर नाउन एंड प्रोनाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोनाउन में हम पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. जैसा कि आपको पता है, यू ऑल नो दैट प्रोनाउन इज़ क्वाइट अ बिग चैप्टर. तो इसको जो है हम पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की आपके साथ कोशिश करेंगे. और ये जो प्रोनाउन है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पर्टिकुलरली ये आपके सीटेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में जहाँ पर भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन पूछा जाता है, आपको हर जगह हेल्प करने वाला है. तो मैं आपके साथ डिटेल में जो है इसीलिए सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर रही हूँ. आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और सारे अपनी प्रीवियस चैप्टर्स जो है वो दोबारा से देख सकते हैं. आज हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे. ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो 9 टाइप्स हैं प्रोनाउन के, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो आज हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे. और ग्रामर, जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर इज़ लाइक मैथमेटिक्स. ये पूरा रूल्स एंड जो भी आपके क्लॉजेज हैं उस पर बेस्ड होता है. तो आपको सारे रूल्स एंड क्लॉजेज अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आप जो है ग्रामर में बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी जो है वो पकड़ बहुत अच्छे से मजबूत हो सकती है. First, let us understand what is a relative pronoun. A relative pronoun is a pronoun that is used to introduce a relative clause. रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक रिलेटिव क्लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस हमें करवाता है. देन व्हाट इज अ रिलेटिव क्लॉज? क्लॉज तो आप सबको पता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. फाइंड मी द बुक दैट हैज मनी हिडन इन इट. सी फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइंड मी द बुक, यहाँ पे द वर्ड दैट, दिस वर्ड दैट is a relative pronoun here. That जो है, this word that is establishing relationship and it is also introducing a relative clause. अब ये काम कैसे होता है ये हम आगे डिटेल में समझेंगे. आइए देखते हैं. Now let us check out some more sentences and we'll try to understand that what is basically a relative pronoun is. Okay, I met Hari who had just returned. यहाँ पे देखिए वर्ड who. I found the pen which lost. Here is the book that you lent me. That. ये वर्ड्स आप देख रहे हैं, who, which, that. ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इन सेंटेंस में. ये क्यों रिलेटिव प्रोनाउंस हैं? Now let us examine the work done by each of the words who, which and that. ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में who, which and that, ये क्या काम कर रहे हैं? अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ड who जो है वो रिलेशन बता रहा है इस बंदे का, किसका? हरी का. किससे? बाकी सेंटेंस से. हाउ? आप देख सकते हैं दिस सेंटेंस है 2 पार्ट्स. आई मेट हरी, this is one part of a sentence. Had just returned, who had just returned, this is another part of sentence. So this word who is establishing a relationship between these two clauses. Okay, so the word who is used instead of the noun हरी. तो who जो word है वो किसके लिए यूज हो रहा है? who word यूज हो रहा है हरी के लिए. Okay, similarly I found the pen which I lost. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे बात हो रही है पेन की. इस पेन की यहाँ पे बात हो रही है. तो which is used, the pronoun which is used for pen. Okay, the relative pronoun which is used. And what is the relative pronoun which is doing here? The relative pronoun which is introducing a relative clause, is building up a relationship between this part of a sentence and this part of a sentence. See how. I found the pen. मुझे एक पेन मिला, जिस पेन which I lost, जो मैंने खो दिया था. So I found a pen. This can be one part of a sentence. And which I lost, this is a second part of a sentence, जिसे मैंने खो दिया था. ये दो sentences को कौन join कर रहा है? This word which. This
रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो आपको फंक्शन समझ में आ रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन इज बेसिकली जॉइनिंग टू सेंटेंस, इज बिल्डिंग अप अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंस, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन इज इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेटिव क्लॉज। एंड व्हाट इज अ रिलेटिव क्लॉज? दिस, विच आई लॉस्ट। अगले सेंटेंस देखते हैं। हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी। दिस इज वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। हेयर इज द बुक, ये एक सेंटेंस का एक हिस्सा है, ठीक है। दैट, नाउ सी व्हाट द वर्ड दैट इज डूइंग हेयर। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये वर्ड दैट किसके लिए यूज हुआ है? ये वर्ड दैट इज यूज फॉर द नाउन बुक, जो इसके इमीडिएटली पहले आ रहा है नाउन बुक के लिए। द वर्ड दैट विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन हियर इज यूज्ड फॉर द नाउन book. And what clause, what relative clause this word that is adding in this sentence? This word, this relative pronoun that is adding, you lent me. Here is the book, यहाँ है वो किताब जो तुमने मुझे दी थी। You lent me. Understood? This word that is also establishing a relationship between the two sentences, also joining two sentences. Okay. And you can also say that the word that is a relative pronoun in this particular sentence. Okay. So see, अब आपको समझ में आया कि इन तीनों सेंटेंसेस में the word who, the word which and the word that are relative pronouns. And what is the work of relative pronoun? The work of relative pronoun is to introduce a relative clause, is to join two sentences, to build up a relationship between two sentences. ये काम वो करता है। प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। Yes, कैसे कर रहे हैं प्रोनाउन का काम? क्योंकि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। Words which are used in place of noun are called pronoun. And they are and here we are talking about relative pronoun. तो ये है relative pronoun. The word who, यहाँ पे देखिए, the word who joins or connects two statements. ठीक है, दो statements को join कर रहा है, is therefore does the work of conjunction. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि relative pronoun is also called conjunctive pronoun. Relative pronoun जो है उसे हम conjunctive pronoun भी कहते हैं। The word who, therefore, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the word who, ना सिर्फ who, the word which also and the word that also. ना यहाँ पे सिर्फ who का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया गया है, लेकिन ये काम यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस फर्स्ट सेंटेंस में who कर रहा है, सेकंड सेंटेंस में which कर रहा है और थर्ड सेंटेंस में that कर रहा है। ये डबल वर्क कर रहे हैं, they are doing double work. Okay, firstly they are doing the work of pronoun, relative pronoun you can say, and secondly they are also doing the work of conjunction, and which is why these types of noun are called conjunctive pronouns also. Okay, I hope you have understood this. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंजक्टिव प्रोनाउन क्यों बोला जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन को, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now here the another word is coming up, antecedent. What is antecedent? You know that these words who, which and that are relative pronoun, carries us to some noun going before. Okay, ये हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, ये हमें कुछ बता रहे हैं। The word who, the word which and the word that, ये relative pronoun इसलिए है क्योंकि ये हमें कुछ information दे रहे हैं about the noun going before them. The noun going before this relative pronoun is pen, the noun going before this relative pronoun is hurry, and the noun going before this relative pronoun that is okay. तो ये that जो है वो information दे रहा है noun book के बारे में, which information दे रहा है noun pen के बारे में, and who information दे रहा है noun hurry के बारे में। ठीक है, तो इसलिए इन sentences में we can say that hurry, pen and book are antecedent because they are the immediate noun going before relative pronoun in the sentence. Okay, and it is also establishing relationship between the book, between the antecedent and the rest part of the sentences. Okay, ये दो काम ये कर रहे हैं, इसको हम इसलिए antecedent कहते हैं क्योंकि antecedent क्या होता है, the noun which goes before a relative pronoun is called its antecedent. Okay,
Now see, relative pronouns typically lead relative clauses in a manner of speaking attach them to independent clause. Now here another term is coming, independent clause. What is independent clause? देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज की कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है और स्टैब्लिश करता है, अटैच करता है रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट क्लॉज से. ठीक है, ये बात आप समझिए. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी. देखिए इस सेंटेंस को देखिए, जेफ इज अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, जेफ इज अ फ्रेंड. ये एक सेंटेंस है, जेफ इज अ फ्रेंड. दिस इज कुछ इसका सेंस बन रहा है सेंटेंस का. यस बिल्कुल बन रहा है. जेफ इज अ फ्रेंड यानी जेफ एक फ्रेंड है. ओके तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. अब यहाँ पे एक वर्ड, अब यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन ऐड हो रहा है हु. ये हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए ऐड हो रहा है? इस फ्रेंड के लिए. ओके, जेफ इज अ फ्रेंड who is always there for, see now this there for me, and now what is this who word doing here? This word who is joining these two sentences. Okay, and this word who is introducing this relative clause. what does it mean? इसका मतलब यह है कि ये वर्ड who इन दो sentences को जोड़ रहा है. ये वर्ड who ये relative clause ऐड कर रहा है. ये वर्ड हु दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अब हम इन दो सेंटेंसेस में समझेंगे. ये रिलेटिव क्लॉज है, ये हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? फ्रेंड्स, दिस इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज. वाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज? यहाँ पे देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जेफ इज अ फ्रेंड. This is a independent clause in this particular sentence. Why we are saying Jeff is a friend is independent clause? Because the clause can stand alone. What is independent clause? Because the clause can stand alone. What is a clause? You all know clause is a part of sentence, but it doesn't mean that clause doesn't hold a meaning. Clause can hold a meaning and clause cannot hold a meaning. Both the things are correct. Clause का अपना एक मतलब हो भी सकता है और clause का अधूरा मतलब भी हो सकता है और पूरा मतलब भी हो सकता है. यहाँ पे Jeff is a friend अपने आप में एक सेंटेंस है और सेंसिबल सेंटेंस है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यानी अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, वेल एंड गुड, हम इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, वो सेंटेंस को बढ़ा जरूर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट है. ऐसा नहीं है. जेफ इज अ फ्रेंड, इट्स अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. दैट इज वाई वी आर सेइंग जेफ इज अ फ्रेंड इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, वी अंडरस्टूड दैट कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से रिलेटिव क्लॉज को ज्वाइन कर देता है. अंडरस्टूड? रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो रिलेटिव क्लॉज को तो इंट्रोड्यूस करता ही है, साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज से, यानी जो सेंटेंस पहले आ रहा है, ठीक है, या उसके एंटीसीडेंट से, जो नाउन पहले आ रहा है उससे बाकी पार्ट को ऐड करके उसका रिलेशनशिप, उसका संबंध जो है वो बताता है कि इस पार्ट का क्या संबंध है इससे. अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या संबंध है. जेफ इज अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी. जेफ एक दोस्त है जो कि हमेशा मेरे लिए मौजूद रहता है. ठीक है, हमेशा मेरे लिए मौजूद रहता है. तो ये जेफ के बारे में बात हो रही है. जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो ये वर्ड हु दोनों सेंटेंसेस को, दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, रिलेटिव क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को. आगे बढ़ते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज. अब बात करते हैं व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज. बस नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्लॉज जो अपने इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड हो. डिपेंडेंट मतलब हम किसी पर निर्भर हो. तो ये डिपेंडेंट क्लॉज किसी पर निर्भर होता है अपना मीनिंग, अपना मतलब पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए. अगर हम इस क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस आपको नहीं दे पाएगा. ठीक है, ये कैसे होता है अब इसको हम देखते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज, Who is always there for me? The clause can't stand alone. अब इसी सेंटेंस में देखिए,
अगर हम इस सेंटेंस को हटा दें, लेट अस bifurcate this sentence into two parts. This is independent clause and this is who is always there for me. Who क्वेश्चन हो रहा है, who is always there for me, कौन है? तो यहाँ पे कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है. This part of sentence who is always there for me is not giving you a complete information about the sentence, so we can say that this is a dependent clause. ये किसी और पे डिपेंड है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए, द क्लॉज कांट स्टैंड अलोन. विच क्लॉज कांट स्टैंड अलोन? दिस, who is always there for me. So this is a dependent clause because this clause can't stand alone. ये अकेले अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए इस पार्ट को हम सेंटेंस के इस पार्ट को हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे. ओके क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, इन दिस सेंटेंस द रिलेटिव प्रोनाउन हु. अब यहाँ पे बात करते हैं हु. ये द रिलेटिव प्रोनाउन हु इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज भी है ये. ठीक है, दैट मॉडिफाइज द नाउन फ्रेंड. तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? मतलब जब आप बोल रहे हैं कि हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी, ये किसके बारे में बात हो रही है? नाउन विच इज गोइंग बिफोर दिस वर्ड हु, नाउन विच इज गोइंग बिफोर दिस रिलेटिव प्रोनाउन हु मीन्स फ्रेंड. फ्रेंड के बारे में बात हो रही है ना. तो द हु वर्ड, दिस हु वर्ड इज मॉडिफाइंग द नाउन फ्रेंड. आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह काम करते हैं. ओके, सी, आई नीड टू फाइंड अ रूममेट हु डजंट स्मोक. सी फ्रेंड्स, हियर सी, आई नीड टू फाइंड अ रूममेट. ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दिस इज वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो यहाँ तक अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इट इज गिविंग यू, इट इज मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, तो I need to find a roommate. This part of a sentence is meaningful. Okay, so it is making complete sense. अब अभी अगर हम इसमें क्या ऐड करें? रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करें. तो what relative pronoun will introduce? Relative pronoun will introduce relative clause. See how? Who doesn't smoke. ठीक है, तो ये वर्ड who is a relative pronoun here which is introducing a relative clause doesn't smoke, and this doesn't smoke is it's, and who doesn't smoke. अगर अब हम इस पूरे इस सेंटेंस की बात करें, सॉरी इस क्लॉज की बात करें, बिकॉज दिस इज नॉट मेकिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज क्लॉज. अगर हम इस क्लॉज की बात करें, who doesn't smoke, this is a dependent clause. We can also say that this is a relative clause because relative pronoun introduces relative clause. ठीक है, समझ में आ गया. तो अब इसको ज्वाइन करके दो सेंटेंसेस को देखें कैसे ज्वाइन हो रहे हैं. आई नीड टू फाइंड अ रूममेट हु डजंट स्मोक. समझ में आ गया, मुझे एक ऐसा रूममेट चाहिए जो स्मोकिंग ना करता हो. तो व्हाट इज द वर्क ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हियर? रिलेटिव प्रोनाउन basically joins two parts of sentence, establishes relationship between two sentence or adds more information to the previous sentence. जो भी sentence है उसमें information add करता है, या दो sentences को आपस में जोड़ता है, या दो sentences के बीच में relationship build up करता है. ये सारे काम कौन करता है? relative pronoun करता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है relative pronoun. ठीक है, let us go further and see another example. The employee helped the customer whom manager brought over. ठीक है, द एम्प्लॉय जो है वो कस्टमर की हेल्प कर रहा है, ये सेंटेंस का एक हिस्सा है. तो ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा. इस सेंटेंस के बारे में जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो हमें किससे मिल रही है? इस रिलेटिव क्लॉज से मिल रही है. जो कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन. तो हेयर इन दिस सेंटेंस द रिलेटिव प्रोनाउन इज हु, whom. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. She gave a ride to a tourist. See, this is one part of sentence. She gave a ride to a tourist. उसने एक टूरिस्ट को राइड दी. ओके, whose.
whose family was from Sweden, जिसकी फैमिली कहाँ से थी, स्वीडन से. तो this part of the sentence, this part of this dependent, this relative clause is adding more information to the independent clause. Okay, so we can say here the word whose is relative pronoun because this is introducing relative clause and this is introducing dependent clause, which is ultimately giving you further information about the previous sentence. Okay, let us check out another example. The computer which I bought yesterday is on top of my desk. See, the computer which I bought yesterday, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर की, which I bought yesterday. Okay, the computer which I bought yesterday is on the top of my desk. यहाँ पे relative pronoun है which. किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर, the computer. ठीक है, किस कंप्यूटर की बात हो रही है, which I bought yesterday, जो मैंने खरीदा था, कल खरीदा था, वो कहाँ है, is on the top of my desk, वो मेरी डेस्क के ऊपर. तो यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है और ये कौन, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है which. ओके, क्यों, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन which is establishing, is telling us further about this computer, about the noun computer. Okay, the uniform that had been worn by Napoleon was on display in the museum. The uniform, अब यहाँ किसकी बात हो रही है, the uniform, that, the relative pronoun is that, because the relative pronoun that will give you further information about the uniform, कि that have been worn by Napoleon, वो यूनिफॉर्म किसने पहनी थी, नेपोलियन ने, was on the display in the museum, उसे जो है म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया है. तो the here the relative pronoun is that. Okay, because this that is telling us more about this particular uniform. Understood? आगे बढ़ते हैं. हाउ टू यूज रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो आपने जैसे देखा, विच, दैट, ठीक है, हु, हुज, हुम, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है. इसको यूज कैसे करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, वो हम आगे देखते हैं. तो आप पहले बात करते हैं हुज की, द वर्ड हुज. तो हुज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड हाउ इट इज यूज्ड, द वर्ड हुज is both a possessive pronoun and a relative pronoun. तो ये word whose जो है वो possessive pronoun की तरह भी यूज होता है और relative pronoun की तरह भी यूज होता है. We use whose to introduce a relative clause. whose हम यूज करते हैं क्योंकि ये relative clause ऐड करता है सेंटेंस में as a relative pronoun describing someone or something's possession. और whose हम कब यूज करते हैं सेंटेंस में, जब वो किसी की पोजेशन के बारे में हमें बताता है, तो वो एज अ पोजेसिव प्रोनाउन भी सेंटेंस में यूज होता है और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी सेंटेंस में यूज होता है. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए. आई फाउंड द पर्सन हुज कैट लॉस्ट देयर कॉलर. यहाँ पे देखिए द वर्ड हुज इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट पोजेशन ऑल्सो. ओके, पोजेशन ऑफ वॉट, आई फाउंड द पर्सन हुज कैट, किसकी कैट है वो, इस पर्सन की. ओके, कैट लॉस्ट देयर कॉलर. तो मुझे, आई फाउंड द पर्सन, मुझे एक ऐसा पर्सन मिला हुज कैट लॉस्ट देयर कॉलर, जिसकी बिल्ली ने कॉलर खो दिया. ठीक है, तो ये जो वर्ड है हुज, दिस वर्ड इज डूइंग double work here. Firstly, it is doing the work of relative pronoun. Secondly, it is also telling you about the possession, okay, of this particular noun person. ठीक है, अब whose cat lost their collar modifies the word person. आपको पता है whose cat lost their collar modifies the word person. ये किसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, इस पर्सन की. ये क्योंकि ये कैट किसकी है, ये उस पर्सन की कैट है. ठीक है, पर्सन की है. Understood कि how this word whose is doing a double work here. Firstly, it is doing a work of relative pronoun. Okay, secondly, it is also doing a work of possessive pronoun. Okay,
When we use relative pronoun, we typically put them immediately after the word that is being modified by the relative clause. Yes, अभी she was the only student, यहाँ पे ये एक independent clause है. Who, अब यहाँ पे एक relative pronoun add हो गया. Who knew the right answer. Who knew the right answer. So this word who is used immediately after the noun for which it is used for. So the relative pronoun is used immediately after the noun or pronoun it is used for. तो ये who यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? स्टूडेंट के लिए. ठीक है. We can also use commas to separate the relative clause from the independent clause. When we do, we typically still try to put the relative clause right after the word it modifies. जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, जिसके लिए वो यूज़ किया गया है, वो रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट उसके बाद ही आता है. और वहाँ पे हम जो है उस रिलेटिव क्लॉज को शुरू करने से पहले हम कॉमा यूज़ करते. इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद हम कॉमा यूज़ करके रिलेटिव क्लॉज को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को. यहाँ पे यही बात हो रही है. यहाँ पे देखिए, Brian sat in his car. तो दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. नाउ सी, वी हैव यूज्ड द रिलेटिव प्रोनाउन which was parked by a utility pole. Okay, तो ये कॉमा यूज कहाँ हुआ है? कॉमा इज यूज जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, जस्ट बिफोर द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लॉज. ठीक है. सो फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन, सो फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन almost always introduces subordinate clause and describe noun and other pronoun. वही बात हो रही है कि relative pronoun हमेशा relative clauses add करते हैं. वो subordinate clause भी हम उन्हें कह सकते हैं, dependent clause भी हम उन्हें कह सकते हैं. ठीक है. और वो हमेशा किसको modify करेंगे? अपने just पहले आने वाले noun या pronoun को. ओके, यहाँ पे देखिए, relative pronoun modifies a noun and relative pronoun also modifies a pronoun. तो वो किस तरह noun को modify करेगा और किस तरह pronoun को modify करेगा? Let's see. The squirrel that I was watching climbed up the tree. See, the squirrel that, यहाँ पे relative pronoun add हुआ है and it is introducing a relative clause. I was watching climbed up the tree. See friends, तो यहाँ पे that जो relative pronoun use हुआ है, ये just यूज हुआ है स्क्विरल के. द नाउन जस्ट गोइंग बिफोर इट, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? एंटीसीडेंट. तो जो एंटीसीडेंट जस्ट गोइंग बिफोर अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये इट इज मॉडिफाइंग हेयर, इट इज मॉडिफाइंग अ नाउन. इट मॉडिफाइज अ नाउन विच गोज जस्ट बिफोर इट. ओके, like in this sentence. Part C, modifies a pronoun. It also modifies the pronoun. Okay, see how. Only he who bears the burden knows its weight. Only he. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इस pronoun की. Relative pronoun also modifies a pronoun. Relative pronoun also modifies a pronoun. Relative pronoun itself is a pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन है और वो मॉडिफाई, वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोनाउन के बारे में भी दे सकता है, नाउन के बारे में भी दे सकता है और प्रोनाउन के बारे में भी दे सकता है. ठीक है. तो here this relative pronoun who is introducing a relative clause and giving us information about he. Yeah, we can also say that it is modifying the pronoun he. Okay, understood? So, अब who and whom, ये दो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इनका यूज हम कैसे करते हैं वो देखते हैं. द वर्ड हु एंड द वर्ड whom often cause people difficulty. इसमें थोड़ी मुश्किल क्या आती है कि who is used as a subject and whom is used as an object. who जो है वो as a subject use होता है, to modify, okay, a noun or a pronoun, and whom जो है वो as a object use होता है to modify a noun or a pronoun. See how. whom and them both end in m. आपको पता है whom and them ये m से end होते हैं and are both only used as an object. whom और them जो है वो हम as an object यूज करेंगे. किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे. इफ इट मेक सेंस टू अस, देम
if it makes sense to use them, it will also make sense to use whom. अगर हम them यूज कर सकते हैं तो फिर हम whom भी यूज कर सकते हैं. तो इनका यूसेज कैसे होता है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि who and who will be used as subject and whom will be used as object, and whom and them both ends with m, तो they both will be used for objects. ठीक है, दोनों objects के लिए यूज होंगे. ठीक है, कैसे होगा ये आगे देखते हैं. सी, अब यहाँ पे यूसेज दिखाया है, द कंपनी हायर्ड गाइड्स स्पोक स्पेनिश. अब यहाँ पे हु यूज होगा या हुम, द कंपनी हायर्ड गाइड्स हु स्पोक स्पेनिश. कंपनी ने यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो सूट करेगा वो करेगा हु. कंपनी ने हायर किए गाइड्स जिनको क्या आती हो बोलना, स्पेनिश. ठीक है, तो हु स्पोक स्पेनिश. ठीक है, यहाँ पे किसके लिए एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, गाइड्स के लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, तो अभी हम पहले ही देखें कि एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो वर्ड क्या यूज होगा, हु. डेनिस वॉज द वन हु या हुम एल्बर्ट, डेनिस वॉज द वन हुम एल्बर्ट गेव द कीज टू. अब यहाँ पे देखिए, डेनिस वॉज द वन जिसको एल्बर्ट ने क्या दिया है, कीज दी है. तो ये एल्बर्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे एल्बर्ट क्या कर रहा है, एल्बर्ट कीज दे रहा है ना डेनिस को. डेनिस को किसने कीज दिए हैं, एल्बर्ट ने दिए. तो यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो एज अ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम होगा, हु नहीं होगा. यहाँ देखिए अब एक्सप्लेनेशन. इन द फर्स्ट सेंटेंस the guides are the one who speak Spanish. We would say that they speak Spanish. So हम वो गाइड्स के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे वर्ड करेंगे यूज who. इन द सेकेंड सेंटेंस, डेनिस रिसीव द कीज फ्रॉम द एल्बर्ट. डेनिस को कीज किसने दिया, एल्बर्ट ने दिया. तो हम कह सकते हैं कि एल्बर्ट गेव हिम द कीज, एल्बर्ट ने डेनिस को कीज दिया, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड होगा who. यूसेज आपको समझ में आया. एज अ सब्जेक्ट हो रही थी तो हमने वर्ड यूज किया हु. सेकेंड में बात एज अ ऑब्जेक्ट हो रही थी इसलिए हमने वर्ड यूज किया हुम. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वी यूज हु एंड हुम टू रेफर टू पीपल. सम स्टाइल्स गाइड्स ऑल्सो अलाउ हु एंड हुम टू रेफर नेम्ड एनिमल्स. ठीक है, हम हु और हुम जो है वो ज्यादातर सिर्फ पीपल के लिए यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो है एनिमल्स के लिए भी यूज कर लिया जाता है. नहीं होता है, कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल लीसा इज द गर्ल. अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, गर्ल. होम, तो गर्ल के लिए होम यूज हुआ है, होम आई लाइक समटाइम्स, और ये एक करेक्ट सेंटेंस है, यस. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कप केक द एलिफेंट वॉज द वन हु पेंटेड दिस पिक्चर. यहाँ पे एलिफेंट की बात हो रही है जिसका नाम क्या है, कप केक. ठीक है, उस एलिफेंट की बात हो रही है जिसका नाम है कप केक, जिसने ये पेंटिंग जो है वो बनाई है. तो यहाँ पे जो है हु वर्ड यूज हुआ है, ये भी समटाइम्स, इसको भी हम करेक्ट, यहाँ पे एलिफेंट के लिए हु यूज हुआ है, ये करेक्ट है. लेकिन हमेशा ऐसे ग्रामर में एनिमल्स के लिए या फिर चीज़ों के लिए जो है हु और whom हम यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ पीपल के लिए यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द हाउस. अब हम हाउस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, हाउस है, हु. हाउस को हम हु नहीं बोलेंगे, तो दिस विल बी इनकरेक्ट. हु वॉज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. वी वेंट टू द हाउस, हु वॉज एट द एंड. तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, रॉन्ग सेंटेंस होगा, क्योंकि हाउस के लिए हम वर्ड हु यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो what we have understood here, we have understood that the word who and whom are used for people, but sometimes we can say that it can be taken as a correct sentence for animals also every time, and for things we can never use the word who or whom. Okay, now restrictive clause. What are restrictive clause? Yes, restrictive clause जो है sentence को छोटा करते हैं. कैसे करते हैं, restrictive clauses are usually introduced by the relative pronouns, जैसे that, who, whom और whose. A restrictive clause can have an identifying function. इनका एक
आइडेंटिफाइंग फंक्शन होता है, यानी इसेंशियल फंक्शन होता है। व्हाट इज अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज? रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, उसका एक इसेंशियल एक मीनिंग होता है, ठीक है। द एस्ट्रोनॉट हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देखिए, द रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इन दिस सेंटेंस इज हु फर्स्ट स्टेप्ड ऑन द मून। सी, who first stepped on the moon, because it is introduced by relative pronoun who. Okay, if we stripped it from the sentence we would be left with this. अगर हम इसे हटा दें, इस पार्ट को अगर हम सेंटेंस में से हटा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? द एस्ट्रोनॉट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, द एस्ट्रोनॉट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है वो एसेंशियल क्लॉज होता है, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन, वो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंटेंस के बारे में। अगर हम रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, द एस्ट्रोनॉट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को स्ट्रिप ऑफ करने के बाद, हटाने के बाद हमें सेंटेंस मिलता है द एस्ट्रोनॉट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, ये क्लॉज जो है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या हमें एक सेंसिबल इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही है। तो इसलिए रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है उसे स्ट्रिप ऑफ करना हमारे लिए सही नहीं होगा। ये देखते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज गिव बोनस इंफॉर्मेशन। अब ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है वो सेंटेंस को छोटा कर देता है, लेकिन सेंटेंस की ज़रूरी इंफॉर्मेशन कट जाने की वजह से सेंटेंस जो है वो अच्छा साउंड नहीं करता है, ठीक साउंड नहीं करता है, या फिर हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट साउंड करता है। ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अब देखते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या करता है। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस प्रोवाइड एडिशनल बट ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये हमें क्या करते हैं? प्रोवाइड एडिशनल एंड optional descriptions that can be exercised from a sentence without altering its meaning or structure. तो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज अगर हम इन्हें हटा भी दें सेंटेंस में, तो हमारी मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सेंटेंस की मीनिंग जो है, ना सेंटेंस सुनने में खराब लगेगा, ना सेंटेंस समझने में हमें दिक्कत होगी, और ना सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट साउंड करेगा। अगर हम किसको हटा सकते हैं सेंटेंस में से? नॉन रेस्ट्रिक्टिव को। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, Kaylee, who just graduated from high school, is an accomplished figure skater. अब यहाँ पे हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है वो हटाते हैं, तो यहाँ पे नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या है? Who just graduated from high school, ये है, इसे हटाते हैं, who just graduated from high school। इसको अगर हम यहाँ से स्ट्रिप ऑफ कर दें, कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास क्या बचता है? देखिए, केली इज एन अकम्प्लिश्ड फिगर स्केटर, ये बचेगा, केली इज एन अकम्प्लिश्ड फिगर स्केटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ रिमूविंग दिस नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज कंप्लीट, सेंटेंस इज साउंडिंग गुड, सेंटेंस इज साउंडिंग करेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, और सेंटेंस को बढ़ाता है, सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करता है। लेकिन अगर हम इसे हटा दें तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट साउंड नहीं करता। जैसे पहले वाले में हम देखिए, हमने रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हटाया था, तो हमें द एस्ट्रोनॉट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सेंटेंस इनकरेक्ट साउंड कर रहा था, सेंटेंस इनकम्प्लीट साउंड कर रहा था, सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। ऑन द अदर हैंड, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज एड्स further information, adds more information to the sentence, so it can be stripped off, but it gives you additional information. Okay, it also doesn't leave your sentence incomplete. तो ये आपका सेंटेंस जो है अधूरा, इसको हटाने से नहीं होगा, सेंटेंस की मीनिंग जो है वो कुछ ना कुछ बनेगी। Okay, let us understand what is the work of that and which. The pronoun that and which, both that and which are used to provide additional information. That and which क्या करते हैं? Additional information add करते हैं हमारे sentence में। Typically we use the word
विच हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। विच हम यूज करते हैं नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन एसेंशियल मतलब अगर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। एंड द वर्ड दैट, और जो ये वर्ड है दैट, ये यूज होता है टू गिव यू, टू इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दैट जो है वो यूज होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब हमें सेंटेंस के बारे में देनी होती है, आगे ऐड करनी होती है, तो हम यूज करते हैं वर्ड दैट। आगे देखते हैं किस तरह ये होता है। द बुके विच कंसिस्ट ऑफ रोजेज एंड ट्यूलिप्स लुक्ड रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, इफ वी रिमूव द रिलेटिव क्लॉज, अब हम इस पूरे रिलेटिव क्लॉज को हटाते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ रोजेज एंड ट्यूलिप्स, ये है, ठीक है, हटाते हैं। वाइल वी नो द बुके लुक्ड रियली, द बुके लुक्ड रियली, अब क्या बचा, अब सेंटेंस बचा द बुके लुक्ड रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, वाइल वी नो लेस अबाउट द बुके द सेंटेंस स्टिल एक्सप्रेसेस सेम मीनिंग। इसको ऐड करने से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन अगर हम इसे ऐड ना करें तब भी सेंटेंस की मीनिंग जो है वो बदली नहीं है, सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट है। It still tell us that the bouquet was pleasant to look at because the information is not crucial. We can use the pronoun which. ठीक है, वही जो मैंने आपको समझाया कि अगर इस क्लॉज को हम, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज है यानी नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, अगर इसको हम हटा देते हैं तब भी सेंटेंस की मीनिंग इंटैक्ट रहेगी और सेंटेंस जो है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। तो ये लगाने से सेंटेंस जो है वो हमें सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेटे wanted to buy a house that had a basement। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है दैट, तो हमने जैसे पहले ही देखा कि दैट कब यूज करते हैं प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जब वो कोई एसेंशियल इंफॉर्मेशन सेंटेंस में ऐड करनी हो हमें, जिसके बिना सेंटेंस की मीनिंग जो है वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो ये दैट जो है वो हमेशा क्या यूज करता है, क्या इंट्रोड्यूस करता है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इफ वी रिमूव द रिलेटिव क्लॉज, अब यहाँ पे हम पूरा रिलेटिव क्लॉज हटाते हैं। दैट हैड अ बेसमेंट, हटा के देखते हैं, हटा के देखते हैं क्या बना। पेटे वांटेड टू बाय अ हाउस, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पेटे के बारे में हमें क्या मिल रही है कि वो सिर्फ एक हाउस खरीदना चाहता है। तो जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन थी, यानी वो कौन सा हाउस, किस तरह का हाउस खरीदना चाहता है जिसमें बेसमेंट है। हाउस सिर्फ नहीं खरीदना चाहता है, वो ऐसा हाउस खरीदना चाहता है जिसमें बेसमेंट हो। वो तो इंफॉर्मेशन कट गई, तो ये सेंटेंस अधूरा रह गया, उसकी बात जो है वो अधूरी रह गई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इफ वी रिमूव अ रिलेटिव क्लॉज दिस टाइम आवर सेंटेंस रीड्स पेटे वांटेड टू बाय अ हाउस। ठीक है, इसके करने से क्या हुआ, आवर ओरिजिनल सेंटेंस स्टेटेड दैट पेटे वाज इंटरेस्टेड इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाउस, वन विद अ बेसमेंट। जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था वो हमें बता रहा था कि पेटे को ऐसा हाउस चाहिए जिसमें बेसमेंट हो। जब हमने रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हटा दिया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हटा दिया, तो हमें सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि पेटे वांटेड अ हाउस, कैसा हाउस ये नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। A new sentence says that Pete would buy any house, regardless, कोई भी हाउस, चाहे उसमें बेसमेंट हो या ना हो। ठीक है, बिकॉज द रिलेटिव क्लॉज इज क्रूशल, यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज क्रूशल है। द सेंटेंस वी कैन यूज द प्रोनाउन दैट, इसलिए यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव क्लॉज जो है वो क्रूशल है। ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया है, दैट। तो याद रखिए, विच हम यूज करते हैं नॉन एसेंशियल चीजों को, नॉन एसेंशियल क्लॉज को ऐड करने के लिए, और दैट हम यूज करते हैं एसेंशियल क्लॉज को ऐड करने के लिए, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को ऐड करने के लिए। ठीक है, हो रही, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ दिस मीन्स दैट द प्रोनाउन दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। वही बात हो रही है कि दैट जो है वो हमेशा क्या इंट्रोड्यूस करेगा, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। बिकॉज ऑफ दिस इट इज नियरली ऑलवेज कंसिडर्ड इम्प्रॉपर टू यूज कॉमा बिफोर दैट। इसी वजह से कभी भी हम दैट के आगे
कॉमा यूज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द अम्यूजमेंट पार्क दैट हैज द टॉलेस्ट फेरिस व्हील। दिस इज अ अम्यूजमेंट पार्क दैट, यहाँ पे दैट क्रूशल इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है कि उस अम्यूजमेंट पार्क की बात हो रही है जहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे टॉलेस्ट फेरिस व्हील है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये सेंटेंस करेक्ट। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ अम्यूजमेंट पार्क दैट हैज द टॉलेस्ट फेरिस व्हील। अब यहाँ पे हमने कॉमा यूज कर लिया, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के पहले कॉमा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़। इट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल टू यूज विच इन बोथ रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव। विच जो है वो हम रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ भी यूज कर लेते हैं और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के साथ भी हम विच यूज कर लेते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस यूज कॉमा एंड रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस डू नॉट। बस फर्क इतना है कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के साथ हम कॉमा यूज करते हैं, बिफोर इट वी कैन यूज कॉमा। ठीक है, एंड रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के पहले हम कॉमा यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे देखिए, द मूवी विच ही फर्स्ट मेड बिकेम अ स्मैश हिट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है, तो यहाँ पे विच एज अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज यूज हो रहा है, इसलिए हमने कॉमा यूज नहीं किया। अब यहाँ पे नॉन रेस्ट्रिक्टिव तरीके से, द मूवी विच हैड अ लो बजट वॉज सरप्राइजिंगली गुड। ठीक है, यहाँ पे एज अ नॉन रेस्ट्रिक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है विच, तो इसलिए हमने कॉमा यूज किया है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस। ओके, यहाँ पे क्या करना है हमें, fill in the blanks with suitable relative pronouns. We have to fill these blanks with suitable relative pronouns. यहाँ पे, okay, let us put a dash. Okay, what we have to do, we have to fill these blanks with suitable relative pronoun. Let us see. We always like boys dash speak the truth. Boys यानी we are talking about people, तो we will use who. We always like boys who speak the truth. हमें वो लड़के पसंद हैं जो सच बोलते हैं. We saw the dog dash worried the cat. We saw the dog, हमने किसे देखा, डॉग को. That worried the cat, तो डॉग यूज हुआ है, एनिमल है, विच नहीं, हम यूज कर लेंगे that. That worried the cat. उस डॉग ने किसको वरी किया है, किसको परेशान किया है, कैट को. ओके, he dash does his best shall be praised. अब नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है हमें, he who. यहाँ पे यूज करेंगे who, तो he who does his best shall be praised. I know dash you mean. I know dash you mean. I know what. I know, मैं जानती हूं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. What you mean. She has gone to Chennai dash his her birthplace. वो कहाँ गई, वो चेन्नई गई. Which is her birthplace. यहाँ पे which भी यूज कर सकते हैं और that भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमें पता है कि ये क्या है, कॉमा यूज हुआ है कि which is her birthplace, which birthplace है, ठीक है, और दैट इज हर बर्थ प्लेस, वो चेन्नई जो है वो उसकी बर्थ प्लेस, और विच और दैट दोनों ही इस केस में ठीक होगा. आई हैव सीन द बर्ड दैट यू डिस्क्राइब. ठीक है, बर्ड के लिए हम फिर से अगेन वी कैन यूज दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट विल बी यूज. द लेटर डैश यू सेंड मी नेवर अराइव. द लेटर, लेटर के बारे में बात हो रही है, तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, विच. दैट यू सेंड, दैट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, विच और दैट दोनों ठीक होगा. विच एंड दैट दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए ठीक होंगे. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेटर की. तो ये समझ में आ गया रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं. तो आज का जो ये ओके, आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है. हमने आज बहुत डिटेल में समझा कि व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को भी इसी तरह डिटेल में समझेंगे. ये हम डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम ग्रामर में
सारे जो भी हमारे रूल्स एंड केसेस हैं उन्हें डीपली समझ लें, ताकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही आसानी हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर से आने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। हम फर्दर जो है एक्सरसाइजेज और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम फॉलो करेंगे, उनको भी हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे मैं आपके साथ आगे बाकी चैप्टर्स भी इसी तरह से आपके साथ मैं कवर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी समर अय्यूब साइनिंग ऑफ।